Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I'm Dr. Daman Benipal and you're watching Daily Current Analysis. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है. Here we're going to talk about Abraham Accords and I2U2. Now GS paper 2 वहाँ पे इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स टॉपिक लिखा गया है एंड आज हम जो इंटरनेशनल ग्रुपिंग की बात करेंगे दैट इज़ Abraham Accords and I2U2. एंड द रीज़न इज़ दिस कि 2 years ago on 15th September Israel, UAE and Bahrain they signed this United States brokered Abraham Accords. US ने Abraham Accords को के लिए ब्रोकर के जैसे एक्ट किया और इज़राइल, UAE एंड बहरीन इन्होंने जो आपका Abraham Accord है इसे साइन किया. ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है फॉर द पीपल एंड द नेशंस एंड इट इज़ व्यूड as it fostered a new hope for peace and prosperity in Middle East. So therefore, Abraham Accord is important. अब क्योंकि 15 सितंबर 2 साल पहले 15 सितंबर को ये हुआ था and therefore now it has completed 2 years. तो हम देखेंगे क्या है Abraham Accord, इंडिया के लिए किस तरह significant है. That is what we are going to discuss in this video. So let's get started. की पॉइंट्स अगर हम देखें यहाँ पे सो Abraham Accord के साथ इंडिया के लिए भी बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं. इट वॉज थ्राइविंग फॉर बिजनेस कम्युनिटी बिकॉज इंडिया enjoys strong relations with Israel, strong relations with UAE and similarly Bahrain. तो जो कंट्रीज़ के बीच में ये इंगेजमेंट हुई है उन कंट्रीज़ के साथ इंडिया का जो रिलेशन है वो भी स्ट्रॉन्ग है एंड देयरफॉर इंडिया के लिए ये बहुत सारी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया स्पेशली फॉर थ्राइविंग द बिजनेस कम्युनिटी. इसी के साथ साथ बहुत ही क्रिटिकल सेक्टर्स में लाइक क्लीन हेल्थ, एनर्जी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, वाटर, ट्रेड, टूरिज्म एंड सस्टेनेबिलिटी ऐसे क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए जॉइंट वेंचर्स शुरू हुए बिटवीन बहरीन, इज़राइल, UAE एंड इंडिया. ये जो जॉइंट वेंचर्स की शुरुआत हुई है इन सच क्रिटिकल सेक्टर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Abraham Accords की वजह से मिडल ईस्ट के इस रीजन में एक रीजनल और मल्टीनेशनल कोऑपरेशन होनी शुरू हुई है. वी कैन से दैट Abraham Accords paved the way for the regional and multinational cooperation there. And जो economic opportunities वहाँ पे expand हुई हैं they have even reached to India. इसका अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल की बात करें, सो दैट इज़ द हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, इज़राइल, UAE एंड यूनाइटेड स्टेट्स. इस ग्रुप को हम कहते हैं I2U2. नाउ इन कंट्रीज़ के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग हाई लेवल इकोनॉमिक कोऑपरेशन थी कि एक ग्रुप की फॉर्मेशन हो जाती है विच इज़ I2U2 ग्रुप. I2 मीन्स इंडिया, इज़राइल, US एंड UAE. I2U2 ग्रुप. सो लेट्स फाइंड मोर अबाउट दिस ग्रुप. थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं. I2U2 ग्रुप की फॉर्मेशन फॉर्मली अक्टूबर 2021 में हुई थी. पहले Abraham Accord साइन होता है बिटवीन इज़राइल, UAE and they kind of dealt with their issues about their maritime security, infrastructure, transport in the region, and after that it led to the formation of I2U2. अच्छा, उस टाइम पे इसे I2U2 नहीं कह रहे थे, उस टाइम पे इसे कहा जा रहा था इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, right? When it was formed in October 2021. It was called as International Forum for Economic Cooperation. It was also referred to as the West Asia Quad. The West Asia Quad.
but then it gained the name of I2U2. So I2U2 initiative, it's a new grouping. It includes India, जो इससे पहले हमारे पास वेस्ट एशियन क्वाड था, या फिर जिसे हम कह रहे हैं इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ध्यान से देखो कि इसमें इंडिया नहीं है, इसमें इज़राइल है, UAE है, एंड ऑफ कोर्स US वुड बी देयर बिकॉज ऑफ कोर्स अब्राहम अकॉर्ड US ने इसे ब्रोक किया था। बट देन जब हम I2U2 इनिशिएटिव की बात करते हैं तो इस ग्रुपिंग में I2 इंडिया, इज़राइल एंड U2 USA एंड UAE, ये सभी कंट्रीज यहाँ पे प्रेजेंट हैं। एंड when we look at the significance, like what will be the significance of I2U2 for India? Now, number one is that India will get advantage of the Abraham Accord, and ultimately this will help India to deepen its engagement with Israel without risking its ties with UAE, because यही situation रहती थी। अगर आप एक किसी वेस्ट एशियन कंट्री के साथ रिलेशंस डीपन अप करते थे तो दूसरे के साथ अपसेट हो जाता था, लेकिन अब आफ्टर द अब्राहम अकॉर्ड इंडिया कैन हैव डीप एंगेजमेंट विद इज़राइल without affecting its relationship with UAE or the other Arab states. Plus, India is a massive consumer market. So we have, India is a massive producer of high-tech and highly sought-after goods also. So because of this, grouping, India will benefit the market. Market के term में India को benefit यहाँ पे मिलेगा, और इस alliance की वजह से we are ultimately building alliances, political alliance हो, social alliance हो. So therefore, overall, it is important for India. Now, grouping से बच्चे direct questions आते हैं. I have just taken for an example a previous year question from 2020, जिसमें G20 members इनमें से कौन कौन से हैं उसको पूछा गया। G20 हम कभी कभी निगलेक्ट कर देते हैं कि अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन थोड़ा ना पूछेंगे, G20 क्यों पूछना है। अभी थोड़े दिनों पहले हमने G7 कवर किया था हमारे करंट अफेयर वीडियोस में, तब भी G20 कंट्रीज़ को देखा था। सो हियर द आंसर इज ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड वियतनाम। These 4 countries out of here, this group as a group, they are present in G20. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो तैयार रहेंगे। अब्राहम अकॉर्ड का भी पता होना चाहिए आपको, और I2U2 के बारे में भी पता होना चाहिए। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, हम इसे हेल्थ से भी रिलेट कर सकते हैं। इट इज़ अबाउट मलेरिया वैक्सीन। सो रिसेंट स्टडी आई है, लैंसेट स्टडी, और इस लैंसेट स्टडी में ये सामने आया है कि जो मलेरिया की बूस्टर वैक्सीन है, इट शोज़ अप टू 80% एफिकेसी। मलेरिया की बूस्टर वैक्सीन की 80% एफिकेसी है। पहले ये वैक्सीन क्या है इसके बारे में जानते हैं। सो दिस इज R21 मैट्रिक्स M, दिस इज द नेम ऑफ द वैक्सीन, R21 और मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन। इट इज लाइसेंस्ड टू सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। And in 2021, University of Oxford, they reported their findings and they said that this vaccine demonstrated around 77% of efficacy. If you follow it up after 12 months, वैक्सीन लगी 12 months के बाद जब फॉलो अप में देखते हैं तो 77% इसकी एफिकेसी आती है। This vaccine is first to meet the World Health Organization's मलेरिया वैक्सीन टेक्नोलॉजी रोड मैप, क्योंकि जब हम WHO का मलेरिया वैक्सीन टेक्नोलॉजी रोड मैप देखते हैं तो वहाँ पे गोल है कि जो वैक्सीन है उसकी कम से कम 75% एफिकेसी होनी चाहिए। तो इस स्टडी में 450 पार्टिसिपेंट्स को देखा गया जिनकी एज 5 to 17 मंथ्स के बीच में थी, एंड दे रिपोर्टेड दैट इस वैक्सीन की जो एफिकेसी है दैट इज़ ओवर 80%। ठीक है जी, तो अब देखो अब क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज दिस वैक्सीन इज लाइसेंस टू सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, R21 मैट्रिक्स M, एंड अल्टीमेटली आपको ये भी पता चल गया यहाँ से कि WHO का मलेरिया वैक्सीन टेक्नोलॉजी रोड मैप क्या है।
कि जो वैक्सीन है वो उसकी कम से कम 75% एफिकेसी होनी चाहिए। नाउ व्हाट्स मलेरिया? हम सबको पता है मलेरिया एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि मॉस्किटो बॉर्न है, मच्छरों से फैलती है, एंड इट अफेक्ट्स ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स एज वेल। It is caused by a single-celled microorganism which belongs to Plasmodium group. And देखो जो मॉस्कीटो है एंड दैट टू एनोफिलीज मॉस्कीटो, इन्फेक्टेड एनोफिलीज मॉस्कीटो, पहले वो एनोफिलीज मॉस्कीटो इन्फेक्ट होता है विद दिस सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लाज्मोडियम, एंड देन when it bites the human, when it bites the other animals, it just spread it. So it is caused by the single cell microorganism of Plasmodium group, but then it spreads through the bites of infected Anopheles mosquito. So what happens is जब mosquito bite करता है तो it introduces that parasite into the person's blood. Mosquito के saliva से वो parasite person के blood में enter हो जाता है। Symptoms include fever, tiredness, vomiting, headaches. Severe cases में jaundice हो सकता है, seizures हो सकते हैं, coma and death can also happen. Usually जो symptoms हैं वो 10 to 15 days के बाद appear होते हैं once you are bitten with the infected mosquito. उसके 10 से 15 दिनों के बाद जो symptoms हैं वो develop होते हैं. And when we look at the distribution of this disease, so it is widely spread in the tropical and subtropical region. इक्वेटर के अलॉन्ग हमारा जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मलेरिया फैलता है। सो नाउ बिकॉज द रिपोर्ट इज सेइंग कि 80% एफिकेसी निकली है, सो रिजल्ट इज दिस दैट दिस वैक्सीन कैन बी एन इफेक्टिव वेपन फॉर अस टू फाइट अगेंस्ट मलेरिया, बिकॉज मलेरिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट किलर ऑफ चिल्ड्रन ग्लोबली। सो इट प्रेजेंट्स अ गुड रे ऑफ होप। फाइन, moving ahead, our next article is important from GS paper 2 point of view. It is about addition of tribes to the list of scheduled tribes. So recently our cabinet has approved 4 tribes to the list of scheduled tribes. ये 4 tribes हिमाचल प्रदेश से हैं, तमिलनाडु से हैं और छत्तीसगढ़ से हैं। इन अदर वर्ड्स न्यूज़ ये है कि 4 न्यू ट्राइब्स को शेड्यूल लिस्ट में ऐड किया गया है, यूनियन कैबिनेट ने उनके एडिशन को अप्रूव किया है। लेट्स अनफोल्ड दिस स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी ट्राइब्स हैं। अब देखो ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया बिकॉज प्रीलिम्स में बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी ट्राइब कौन सी स्टेट में मिलती है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश से आती है हाथी ट्राइब। हाथी ट्राइब हिमाचल का जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट एरिया है वहाँ पे मिलती है। तमिलनाडु से नारीकोरावन एंड कुरीविक्रान, नारीकोरावन एंड कुरीविक्रान ये हिल ट्राइब्स हैं तमिलनाडु की। और छत्तीसगढ़ से आई हैं भिंजिया, बिंजिया। दे आर ऑल्सो लिस्टेड इन झारखंड एंड उड़ीसा, लेकिन छत्तीसगढ़ में इनको लिस्ट किया गया है। तो ये 4 ट्राइब्स ऐड हुई हैं, कौन कौन सी? हाथी, नारीगोरावान एंड कुरीविक्रान एंड भिजिया। ऑल्सो कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल जिससे कि जो गोंड ट्राइब है विच बेसिकली इज रिजाइडिंग इन द 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी, उनको भी आपकी जो शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट जो है वहाँ से एसटी लिस्ट में लाया जाएगा, शेड्यूल्ड कास्ट से शेड्यूल्ड ट्राइब में लेकर आया जाएगा। गौंड कम्युनिटीज़ की जो फर्दर 5 सब कैटेगरीज हैं वो सब इसमें इंक्लूड होंगी। धूरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगौंड, ऑल ऑफ दिस विल बी इंक्लूडेड। तो ये ट्राइब्स के नाम याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है कि अब न्यूज़ ये है कि इंक्लूड की गई हैं, ऐड की गई हैं, सो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन? किस तरह
ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में, एसटी लिस्ट में ऐड किया जाता है. So this basically begins with the recommendation of the respective state government. State governments recommend करती हैं कि भाई हमारी ये जो ट्राइब है स्टेट में, इसको शेड्यूल्ड ट्राइब में डाला जाए. And then this recommendation goes to Tribal Affair Ministry. Tribal Affair Ministry इसे रिव्यू करती है and then they send their report, then they send this to Registrar General of India for approval. Then National Commission for Scheduled Tribe इसे अप्रूव करती है and then it is finally sent to Cabinet for the final decision. कितने सारे स्टेप्स हैं. स्टेट ने रेकमेंड किया, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को भेजा, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने रिव्यू किया और फिर उन्हें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को भेजा. रजिस्ट्रार जनरल ने इसे आगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के पास भेजा एंड देन दिस लिस्ट इज सेंट टू द कैबिनेट. So there is this final decision. तो ये प्रोसेस चलता है फॉर द इंक्लूजन ऑफ द ट्राइब्स. नेक्स्ट आर्टिकल डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. इट इज़ अबाउट एक्सरसाइज काकाडू. एक्सरसाइज काकाडू, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं एक्सरसाइज से. तो ये जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है एंड दैट टू आवर नेवीज, इंडियन नेवी एंड ऑस्ट्रेलियन नेवी. ऑस्ट्रेलियन नेवी को बोला जाता है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी. इंडियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है. इसमें इंडिया ने INS सतपुड़ा और P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ऑस्ट्रेलिया भेजा था, डार्विन भेजा था, जहाँ पे एक्सरसाइज काकाडू 2022 में मल्टीपल नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे एंड दिस इज होस्टेड बाय the Royal Australian Navy. Let's know more about exercise Kakadu. Exercise Kakadu ऑस्ट्रेलियन नेवी की फ्लैगशिप बायएनुअल रीजनल इंटरनेशनल एंगेजमेंट एक्टिविटी है. बायएनुअल मतलब 2 साल में एक बार होती है और रीजनल इंटरनेशनल एंगेजमेंट के लिए ये एक्सरसाइज करवाई जाती है. 1993 से एक्सरसाइज शुरू होती है, तब से ही इसका साइज, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है. इट इज़ अ 2 वीक एक्सरसाइज, हार्बर पे भी होती है और सी में भी होती है. सो देयरफॉर इसमें 14 नेवीज़, रीजन की 14 नेवीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं. देयर शिप्स एंड देयर मैरीटाइम एयरक्राफ्ट से पार्टिसिपेट. जब हार्बर फेज होता है एक्सरसाइज का, तो ऐसे केस में शिप का जो क्रू है वो ऑपरेशनल प्लानिंग इंटरैक्शंस में जुड़ जाता है, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं एंड देन देयर इज सी इज दैट इज द प्रॉपर एक्शन. तो रीजनल पार्टनर्स जो हैं उनके साथ एक्सरसाइज करवाई जाती है. सो इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर द रीजनल पार्टनर्स टू अंडरटेक मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्टिविटीज़, जिसमें से कि कोऑपरेशन, कॉन्स्टेबलरी ऑपरेशंस जो हैं स्पेशली टू दी हाई एंड मैरीटाइम वॉरफेयर, वो सब यहाँ पे आपस में सीखे जाते हैं और एक कंबाइंड एनवायरनमेंट बनाया जाता है. अब इंडिया की जो विजन है दैट इज़ ऑफ सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन. So this basically underscores India's vision as well, and there is this shared objective between India and Australia, and therefore दोनों ही countries maritime domain में cooperation बढ़ाने के लिए, good order ensure करने के लिए इस exercise में participate करते हैं and they strengthen the cooperation. So this was exercise Kakadu. इसके अलावा और भी हमारी military exercise हैं जो कि हम ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, जैसे one is exercise Pitch Black. एक्सरसाइज पिच ब्लैक इज ऑल्सो बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड मालाबार एक्सरसाइज में भी ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करता है. दैट वॉज अबाउट द एक्सरसाइज काकाडू. नेक्स्ट अप वी हैव इज नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स. नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स. रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज इन्होंने प्लान किया है कि एक नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा एट द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट लोथल इन गुजरात. लोथल
जो कि गुजरात में है, विच इज़ एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट, वहाँ पे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा. दिस अनाउंसमेंट हैज़ बीन डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज. आई थिंक एक ही हफ्ते में हम ये दूसरी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट डिस्कस कर रहे हैं. थोड़े दिनों पहले मोहनजोदारो डिस्कस किया था, पाकिस्तान फ्लड्स की जब बात हो रही थी. आज लोथल में एक मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाने की प्लान आ रहा है. लोथल के बारे में भी पढ़िएगा. सबसे पहले नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट अंडर सागरमाला स्कीम. सागरमाला स्कीम इज ऑल्सो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज. अब क्योंकि एक मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा तो ये एक तरह का एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को यहाँ पे मिक्स कर दिया गया है, जिसे हम कहते हैं एड्यूटेनमेंट अप्रोच. हेरिटेज म्यूजियम, एक कॉम्प्लेक्स. सो इस कॉम्प्लेक्स में इंडिया अपनी मैरीटाइम हेरिटेज का जो हिस्ट्री है, जो रिच और डाइवर्स मैरीटाइम हेरिटेज है, उसे यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, शोकेस करेगा. ठीक है. लोथल के लिए चीज़ याद रखिएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये सदर्न मोस्ट साइट है. गुजरात में ये प्रेजेंट है. कुछ 200 BC 22,000 BC 2200 BC के अराउंड इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लोथल को डिस्कवर किया था इन 1954 एंड इट इज सेड टू बी दैट दिस इज वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन डॉक. इट कनेक्टेड द सिटी टू द एंशिएंट कोर्स. गुजरात का मैप ओपन कीजिएगा और वहां पे साबरमती रिवर देखिएगा. साबरमती रिवर के बिल्कुल पास में लोथल है. एक ट्रेड रूट बन गया था बिटवीन द हरप्पन सिटीज इन द सिंध एंड द पेनिनसुला ऑफ सौराष्ट्र एंड इट वाज अ कनेक्टिंग लिंक. एंशिएंट टाइम्स में जो भी हमारा ट्रेड हो रहा था उसके लिए बहुत ही वाइटल था. इट वाज अ थ्राइविंग एंड फॉर द ट्रेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. यहाँ से बीड्स, जेम्स, ऑर्नामेंट्स वेस्ट एशिया और अफ्रीका तक पहुँचते थे. And the technique and the tools which were used to make beads, they basically pioneered here. Metallurgy यहाँ पे काफ़ी अच्छी होती थी. And Lothal has been nominated as UNESCO World Heritage Site और अभी तक इसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है. अभी है नहीं, इसके लिए नॉमिनेट किया गया है. एप्लीकेशन इज स्टिल पेंडिंग. ओके. And lastly, we'll talk about global estimates of modern slavery. Now, global estimates of modern slavery, सबसे पहली चीज़ इसको पब्लिश किसने किया है? This has been published by International Labour Organization, International Organization for Migration and International Human Rights Group Walk Free. इन्होंने मिलकर ग्लोबल एस्टिमेट्स फॉर मॉडर्न स्लेवरी को पब्लिश किया है. It highlighted that in the last year, 50 million people were living in modern slavery. 28 million out of which were in forced labor and 22 million were in forced marriage. Modern slavery. 10 million or more people, they were trapped in modern slavery in 2021. 2016 के ग्लोबल एस्टिमेसी कंपैरिजन में 10 million more were trapped. And this modern slavery is highest in Asia Pacific region. And Arab states, they have the highest prevalence of modern slavery. यहाँ पे कोविड-19 का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है. कोविड-19 की वजह से जो रिस्क ऑफ मॉडर्न स्लेवरी था वो इंक्रीज हुआ. टारगेट है कि बाय 2025 इट विल एंड द मॉडर्न स्लेवरी अमंग चिल्ड्रन एंड यूनिवर्सली बाय 2030 कि 2025 तक चिल्ड्रन
कि जो मॉडर्न स्लेवरी इसे बंद किया जाएगा इन 2030 तक, यूनिवर्सली मॉडर्न स्लेवरी को ख़त्म कर दिया जाएगा, बट कोविड-19 ने इसे और एस्केलेट कर दिया एंड इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट. When we look at the impact of modern slavery, it is very unprecedented. It increases the extreme poverty, education rates जो है वो decrease हो जाते हैं, migration distress बढ़ जाता है, gender based violence जो है वो increase हो जाता है, and all of these factors are associated with the increased vulnerability to forced marriages. There are recommendations as well in this report that we need to improve. We need to enforce laws and labor inspections. We need to end state-imposed forced labor. There has to be the strongest, measures to combat the forced labor and trafficking. Social protection हमें देनी होगी. We need to strengthen the legal system, the legal protection for them. We also need to raise the legal age of marriage to 18 years. We need to address the increased risk of trafficking and forced labor for migrant workers. So this issue overall is important. Modern slavery, which happens in today's time. Right? So that is all for this video. आज की इस वीडियो के लिए इतना ही. I'll see you all in my next one. Thank you so much for watching.